यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अध्याय की आवाज सुनकर व्योम ने उसे गुस्से से घूरने लगा। अध्याय ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। भाभी चलो ना, हमें पूजा भी तो करनी है। आखिर आज आप राधा रानी बनी हो और मैं कृष्ण। अध्याय की बात सुनकर व्योम ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अध्याय ने कहा, मजाक कर रहा हूँ भाई। इस राधा के कृष्ण तो आप ही रहोगे और रुक्मणी के कृष्ण भी आप ही रहोगे। मैं तो एक मासूम सा ग्वाला हूँ। कहते हुए अध्याय वहां से भाग गया। अध्याय के जाते ही चांद ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, हमें पूजा के लिए जाना है। कहते हुए वह वहां से जाने ही वाली थी कि व्योम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, कहाँ जाने वाली थी? चांद ने धीरे से आसपास देखते हुए कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। व्योम ने उसकी पतली सी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बीवी के साथ ये सब कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ नहीं। तो मुझे शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई तुम्हें रंगे हाथों किसी और के साथ पकड़ लेगा। व्योम की बातें सुनकर चांद ने गुस्से से देखते हुए कहा, आप ऐसी खराब बातें क्यों करते हो? हम आपसे अभी भी नाराज हैं और आप फिर से ऐसी बातें कर रहे हो। हम आपसे सच में बात नहीं करेंगे। चांद की बात सुनकर और उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर व्योम ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यू नो वॉट, जब तुम इस तरह से नाराज होती हो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। दिल करता है कि तुम्हारे गुलाबी गालों को चूम लूं। व्योम की बात सुनकर चांद के गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर व्योम ने नौटी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, पर तुमने तो मेरी तारीफ की ही नहीं। ऐसा कोई करता है भला? अपने हस्बैंड की तारीफ ना करने पर भगवान नाराज हो जाते हैं और बहुत सारा श्राप दे देते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें श्राप मिले? जल्दी से मेरी तारीफ करो। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। व्योम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जादूगरनी, नीली नीली आंखों से मुझ पर जादू करना बंद करो। बाद में कर लेना, फिलहाल पूजा का वक्त है, इसलिए वशीकरण का मंत्र बाद में। चांद ने धीरे से कहा, हम सच में जादू नहीं करते। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, किसी और का तो नहीं पता, पर तुम मुझ पर जरूर काला जादू करती हो। तुमने अपने काले जादू में मुझे इस तरह से बांध के रखा है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारा किया हुआ काला जादू तोड़ पाएगा। जादूगरनी। व्योम के मुंह से जादूगरनी सुनकर मासूम चांद टुकुर टुकुर देखने लगी। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो कहा है तुमने वह किया नहीं। मेरी तारीफ करो, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हारे होठों की, तुम्हारे गालों की। कहते हुए व्योम का ध्यान चांद की कमर पर चला गया। चांद ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? व्योम ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यही सोचेंगे कि हम दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं। और क्या सोचेंगे? वैसे भी दादी को परपोता जल्दी चाहिए। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम दादी की इच्छा को पूरा नहीं करोगी? व्योम की बात सुनकर चांद अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर व्योम ने खुद से कहा, मेरा कश्मीरी सेब कितना ज्यादा क्यूट है। ओह गॉड, मुझे कौन सा नशा चढ़ गया है? जब देखो तब इसी लड़की के बारे में सोचता हूँ। लगता है इसने सच में काला जादू किया है। व्योम बेटा, बच के रहना होगा, वरना लगता है तुम भी इसके पीछे पीछे मजनू की तरह घूमते नजर आओगे। व्योम खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कान में सावित्री जी की आवाज पड़ी। क्या कर रहे हैं आप? सावित्री जी की आवाज सुनकर व्योम ने जल्दी से चांद की कमर को छोड़ दिया। चांद भी डरते हुए व्योम से दूर जाकर खड़ी हो गई। सावित्री जी ने उन दोनों के पास आकर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, चांद बेटा, चलिए, पूजा का वक्त हो रहा है। आज पहली आरती आप और व्योम करेंगे। और हाँ, मना करने के बारे में सोचना भी मत। हम जानते हैं कि आपको पूजा पाठ में कोई यकीन नहीं है, पर आज हमारे कहने पर आपको चांद के साथ मिलकर आरती करनी ही होगी। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है दादी माँ, सिर्फ आपके लिए। कहते हुए व्योम ने सावित्री जी को गले लगा लिया, पर उसका पूरा ध्यान चांद पर था। सावित्री जी ने व्योम के कान को खींचते हुए कहा, अच्छा, हमारे लिए या फिर अपनी चांद के लिए? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा, दादी माँ, सिर्फ आपके लिए। कहते हुए उसका ध्यान अभी भी चांद पर था। चांद जल्दी से वहां से मंदिर की तरफ भाग गई। उसे इस तरह भागते हुए देखकर व्योम को हंसी आ गई। उसके भागने की वजह से उसके घुंघरू की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जिसे सुनकर सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सालों बाद इस घर में घुंघरू की आवाज कान में पड़ी है, वरना आपकी माँ और आपकी बहन को तो यह मेंटालिटी की चीज लगती है।
खैर, उन दोनों की सोच को हम नहीं बदल सकते। हमें पूजा के लिए चलना होगा, कहती हुई सावित्री जी अध्याय और व्योम के साथ मंदिर में आ गई। उनके पीछे ही विकास जी भी मंदिर में आ गए। विधि जी और अंजलि इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। विधि जी पार्टी के लिए गई थी और अंजलि अपनी पार्टी के लिए गई थी। सावित्री जी ने चांद की तरफ देखकर प्यार से कहा, आपको पता है ना कि पूजा कैसे करते हैं? चांद ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और लड्डू गोपाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, दुनिया में आपसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। कहते हुए चांद ने लड्डू गोपाल को पालने में रखा और सावित्री जी के पास आकर खड़ी हो गई। सावित्री जी ने कहा, पहले आरती करेंगे, उसके बाद एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है। चांद ने अपना सिर हिलाया और आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। सावित्री जी ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, जाए उनके साथ खड़े हो जाए, हमेशा पूजा जोड़ी में करनी चाहिए। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने एक नजर चांद की तरफ देखा और चुपचाप उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। उसने चांद के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो दोनों आरती कर रहे थे। चांद लड्डू गोपाल की आरती गा रही थी। हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करुण आरती तेरी, तुझ पे कान्हा बली बली जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्णा करुण आरती तेरी। ये माटी का मेरा तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। तुझ पे हो कान्हा बली बली जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। चांद की मीठी सी आवाज पूरे अग्निहोत्री मैंशन में गूंज रही थी। सावित्री जी के चेहरे पर इस वक्त प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उनके साथ अध्याय और विकास जी के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आरती करते हुए व्योम का ध्यान एक पल के लिए भी लड्डू गोपाल पर नहीं गया। वो बस अपनी प्यारी सी चांद जैसी बीवी को देख रहा था, जिसके आने के बाद उसकी जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी थी। इसके बारे में सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसा एक पत्थर इंसान किसी इतनी प्यारी और इनोसेंट लड़की के साथ समय बिता सकता है। आरती खत्म होने के बाद चांद ने अपनी आंखें बंद कर ली और लड्डू गोपाल से यही मांगने लगी कि उनका परिवार हमेशा सही सलामत रहे, उसका और व्योम का साथ हमेशा बना रहे और वो अपनी पत्नी और बहू की सारी जिम्मेदारियां निभा पाए। व्योम अभी भी बस चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, कभी यकीन तो नहीं किया, पर आज यकीन करने का दिल कर रहा है। अगर आप सच में लड्डू गोपाल हो तो बस इतना कहूंगा कि इसे हमेशा खुश रखना। कहते हुए व्योम ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सावित्री जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नास्तिक पोता पहली बार भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ रहा है। उन्होंने खुद से कहा, सच में जब से चांद आपकी जिंदगी में आए हैं आप पूरी तरह से बदल गए हैं। हम चाहते हैं कि यह बदलाव हमेशा आपके अंदर रहे व्योम, और आप हमेशा इसी तरह से खुश रहें। सावित्री जी के बगल में खड़े विकास जी ने धीरे से कहा, सच में माँ आपने हमारे व्योम के लिए सही लड़की चुनी है। विकास जी की बात सुनकर सावित्री जी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी सही लड़की चुनी थी, पर तुमने उसे छोड़कर उस चुड़ैल विधि से शादी कर ली। अब भुगत रहे हो ना, और जिंदगी भर भुगते ही रहोगे। अपनी माँ की बात सुनकर विकास जी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आरती खत्म होने के बाद सावित्री जी ने प्यार से कहा, अब लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप झूला झुलाइए। चांद ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और झूले की रस्सी को अपने हाथ में लेकर व्योम की तरफ देखने लगी। व्योम ने चांद के पीछे से आकर उसे गले लगाकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और झूले को हिलाने लगा। चांद अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे लड्डू गोपाल के झूले को हिला रही थी। चांद के साथ व्योम इस करीबी को महसूस कर रहा था। उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, सच में सोचा नहीं था कभी यह कहूंगा, पर आप बहुत सुंदर है लड्डू गोपाल, पर मेरे लिए तो मेरी जान सबसे ज्यादा सुंदर है। उन्हें झूला झूलते हुए काफी वक्त हो चुका था। जब दोनों ही अपनी जगह से नहीं हटे तो अध्याय ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ हमें कब मौका मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी तो वहीं पर शुरू हो गए हैं, कुछ कीजिए ना दादी माँ। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, व्योम चांद झूला झूला कर हुआ या नहीं? सावित्री जी की आवाज सुनकर दोनों जैसे होश में आए। चांद ने जल्दी से झूले को छोड़ दिया और लड्डू गोपाल के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, लड्डू गोपाल क्षमा कीजिए, हमसे पाप हो गया, हमने आपकी आरती के बीच में इन पर ध्यान दिया, क्षमा कीजिए। चांद धीरे धीरे ये सब कुछ कह रही थी और व्योम उसकी बातें सुन रहा था। उसने चांद को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझ पर ध्यान देकर तुमने गलती की। तुम्हें पता नहीं है कि पति सबसे ज्यादा जरूरी होता है, भगवान से भी ज्यादा। अब चलो मेरे साथ। कहते हुए व्योम ने चांद का हाथ पकड़ लिया। चांद ने हैरानी से कहा, रुकिए प्रसाद देना है। व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, प्रसाद देकर जल्दी चलो। सब लोगों ने धीरे धीरे झूला झुलाया। इसके बाद चांद ने अपना बनाया हुआ प्रसाद सबको दे दिया। सावित्री जी ने प्यार से चांद के माथे को चूमते हुए कहा, हम लड्डू गोपाल से यही दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी गोद में एक नन्हा सा मुन्ना आ जाए, जो हमारे पूरे घर को अपनी हंसी और किलकारी से भर दे।
एपिसोड 89। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और उसे व्योम की बातें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। वैसे भी दादी को पर पोता चाहिए, क्या तुम दादी की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहती? चांद बेचारी मासूम सी ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में थोड़ी बहुत बातें उसने सुनी थी। उसने कुछ नहीं कहा और विकास जी के पास जाकर उन्हें प्रसाद दे दिया। विकास जी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो। विकास जी की बात सुनकर और उनका हाथ अपने माथे पर महसूस करके चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। अंजलि, विकास जी और विधि जी तीनों उसे पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से चांद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा उन लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करती थी, पर बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिलती थी। लेकिन आज विकास जी ने फाइनली उसे प्यार से खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। विकास जी ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर हमें माफ कर दो। हमें अच्छे लोगों की पहचान करना नहीं आती। अगर पहचान पाते तो शायद सालों पहले अपनी जिंदगी बर्बाद ना करते। विकास जी की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अध्याय, व्योम, सावित्री जी और विकास जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और चांद उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। चांद को खुद ब्रेकफास्ट करने के लिए ना बैठते हुए देखकर व्योम ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। व्योम की बात सुनकर चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज हमारा उपवास है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे फास्ट रखने के लिए किसने कहा? पहले से इतनी कमजोर हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर जोर से हवा आ गई तो तुम हवा में उड़ जाओगी, और तुम फास्ट रख रही हो। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। व्योम आगे कुछ कहे इससे पहले ही सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, अगर वह रखना चाहती है तो रहने दीजिए। एक दिन के फास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी ये सब कुछ वह अपने दिल से कर रही है। दिल से किया गया काम हमेशा सफल होता है। इस तरह से किसी को रोकना बहुत बुरी आदत है। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने कहा, दादी माँ, जरा देखिए, एक नजर से कितनी कमजोर है, और फिर भी मैडम उपवास रखना चाहती है। क्या होगा उपवास रखने से? चांद ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, हम यह उपवास अपने लड्डू गोपाल के लिए रख रहे हैं। साल में एक ही बार तो लड्डू गोपाल का जन्मदिन आता है। एक दिन उपवास रखने से कुछ नहीं होगा, हमें रखने दीजिए ना, और उपवास के दिन ऐसी बातें नहीं करते। चांद का मासूम सा चेहरा देखकर व्योम ने खुद से कहा, ये जादूगरनी है, जानबूझकर ऐसा चेहरा बनाती है ताकि मैं इसे कुछ कह ना सकूं, पर मैं इसे खुद की तबीयत खराब नहीं करने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम फास्ट रख पाती हो। चांद ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया और चुपचाप कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। अध्याय ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने सिर हिलाया। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, मुझे आपकी एक पिक लेनी है, लोगों को दिखाना है कि मेरी भाभी कितनी ब्यूटीफुल है। अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, हमारी फोटो? चांद को डरते हुए देखकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप भूल गई, लास्ट टाइम मैंने आपकी कितनी सारी अच्छी अच्छी पिक ली थी, इस बार भी मैं अच्छे अच्छे पिक लूंगा, पक्का प्रॉमिस। अध्याय की बात सुनकर चांद बेचारी डरते हुए चुपचाप एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। अध्याय मुस्कुराते हुए उसे पोज बता रहा था और चांद चुपचाप उसकी बातें मानकर इस तरह से पोज कर रही थी। कुछ देर बाद चांद ने थकी हुई आवाज में कहा, हो गया अध्याय भैया। अध्याय ने अपनी मोबाइल में चांद की तस्वीरों को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे हाथ का इशारा करते हुए कहा, ग्रेट भाभी, आप चाहे जैसे भी खड़ी हो जाए, आपकी सारी फोटोज अमेजिंग आती है। अगर आप मॉडल होती तो फोटोग्राफर कंफ्यूज हो जाता कि आपकी कौन सी फोटो को रखना है और कौन सी नहीं। लिटरली यू आर परफेक्ट भाभी। अध्याय की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे शर्माते हुए देखकर अध्याय ने उसके पास आकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, आप इतना शर्माती क्यों हो? रोना और शर्माना आपका फेवरेट काम है ना? अध्याय की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, नहीं, हम नहीं रोते हैं। आप सब लोगों को क्यों लगता है कि हम रोते हैं? हम नहीं रोते हैं। कहते हुए चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अध्याय मुस्कुराते हुए कहा, सब लोगों को कैसे भाभी? मुझे और व्योम भाई को। कहते हुए अध्याय मुस्कुराने लगा। अध्याय के मुंह से व्योम का जिक्र सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हाँ, उनको लगता है कि हमारी आंखों में पानी की टंकी फिट की गई है। चांद की बात सुनकर अध्याय को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मतलब आप इतना ज्यादा रोती हो भाई के सामने? तभी उन्हें शक हो गया कि आपकी आंखों में पानी की टंकी फिट है। चांद ने ये कहते हुए अध्याय को हंसते हुए देखा और वहीं से हंसते हुए ही चला गया। अध्याय को हंसते हुए देखकर चांद ने खुद से कहा, आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम आपसे भी बात नहीं करेंगे। कहते हुए चांद ने गुस्से में सीडीओ को पटकते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी।
अपने रूम में आते ही चांद ने अपने कानों में पहने हुए इयररिंग्स को निकालकर साइड में रख दिया और सोफे पर जाकर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। चनिया चोली काफी खूबसूरत था, पर काफी भारी भी था। उस पर अच्छी तरह से कढ़ाई का काम किया गया था। चांद हमेशा हल्के कपड़े पहनती थी, जिस वजह से उसके लिए ये सब कुछ काफी भारी था। वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने नीचे झुककर अपने पैरों में पहनी हुई पायल को निकालने की कोशिश की, पर उसे अपने पैरों से पायल निकालने में तकलीफ हो रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, हम कैसे निकालें? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में व्योम की आवाज पड़ी, मैं हूं ना, निकालने के लिए। व्योम की आवाज सुनते ही चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। व्योम अपने दोनों हाथ पैर की पॉकेट में डालकर उसी के सामने खड़ा था। चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी बताता हूँ। कहते हुए व्योम चांद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। चांद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? यहाँ पर बैठिए। कहते हुए चांद उठने लगी। व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और उसके पैरों को उठाकर अपने घुटने पर रखते हुए कहा, ऐसे। कहते हुए वो चांद के नाजुक पैरों से पायल निकालने लगा। अपने पैरों को व्योम के घुटने पर देखकर चांद ने डरते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? हमें पाप लगेगा, छोड़िए। व्योम ने चांद को घूरते हुए कहा, दोबारा बकवास करना स्टार्ट कर दिया तुमने। मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वाइफ हस्बैंड के पैर छू सकती है तो हस्बैंड भी वाइफ के पैर छू सकता है। कहते हुए व्योम प्यार से चांद के पैरों को देखने लगा। उसके नाजुक पैरों पर सुनहरे कलर की पायल काफी खूबसूरत लग रही थी। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पैर कितने नाजुक हैं, बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह। कहते हुए व्योम ने चांद के नाजुक पैरों पर अपने होंठ रख दिए। अपने पैरों पर व्योम के होठों को महसूस करती चांद ने अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? व्योम ने धीरे से कहा, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए उसने चांद के पैरों से पायल निकालकर उसके पैर को कारपेट पर रखते हुए कहा, इन नाजुक पैरों को जमीन पर मत रखा करो, मैले हो जाएंगे। कहते हुए उसने दूसरे पैर को उठाकर उसकी पायल भी निकालकर उसे भी चूम लिया। बेचारी चांद व्योम के 2 बार किस करने से ही हालत खराब हो चुकी थी। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है? इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? चांद ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं। कहते हुए वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और क्लोजेट की तरफ जाने लगी। उस क्लोजेट की तरफ जाते हुए देखकर व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आऊं क्या मदद करने के लिए? व्योम की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसे इस तरह से शर्मा कर भागते हुए देखकर व्योम ने हंसते हुए कहा, अपने हस्बैंड से शर्म क्यों रही हो? व्योम की बात चांद ने नहीं सुनी क्योंकि उसने क्लोजेट का दरवाजा बंद कर दिया था। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ज्यादा इडियट हो। कहते हुए व्योम सोफे पर बैठ गया और चांद के बाहर आने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक जब चांद बाहर नहीं आए तो व्योम जल्दी से क्लोजेट के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? व्योम की बात सुनकर अंदर से चांद ने कुछ नहीं कहा। उसे कुछ नहीं बोलते हुए देखकर व्योम को घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? इस बार भी चांद ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने गुस्से से कहा, मैंने कुछ पूछा है? कहते हुए जल्दी से अपने रूम में आ गया। उसने आसपास नजर घुमाई और ड्रॉअर खोलकर उसमें से डुप्लीकेट की निकालकर जल्दी से क्लोजेट के दरवाजे के पास आ गया। वो दरवाजा खोलता इससे पहले ही अंदर से दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजा खुलते ही सामने देखा तो चांद अपना पीला पड़ा हुआ चेहरा लेकर उनके सामने खड़ी थी। चांद का चेहरा देखकर व्योम ने घबराते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? कहते हुए व्योम चांद को छूने के लिए उसके पास आया। वो चांद को टच करता इससे पहले ही चांद जल्दी से पीछे हट गई। उसे इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर व्योम ने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कपड़े बदलने के लिए इतना टाइम कैसे लगता है? और तुमने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए। क्या चनिया चोली निकालने में प्रॉब्लम हो रही है? बताओ मुझे क्या हुआ है? व्योम की बात सुनकर चांद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। उसे इस तरह से चुपचाप खड़ा देखकर व्योम को गुस्सा आ रहा था। उसने चांद की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हुआ क्या है तुम्हें? कहते हुए वो फिर से चांद को टच करने ही वाला था कि चांद फिर से पीछे हट गई। व्योम ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम दूर भाग रही हो। हुआ क्या है? बोलो, कुछ बोलोगी या फिर बस चुप रहकर मेरा दिमाग खराब करना है? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धीरे से कहा, हमें छूना मत, हम अपवित्र हैं। चांद की बात सुनकर व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसने चांद को घूरते हुए कहा, व्हाट? अपवित्र? मतलब तुम डरती हो? बट कैसे? और क्या हुआ है? व्योम की बात सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ भी नहीं कहा। व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, रोना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ। कहते हुए उसने फिर से चांद को छूने की कोशिश की। चांद दोबारा उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। अब उसे इस तरह से खुद से दूर भागते हुए देखकर व्योम को गुस्सा आ रहा था।
उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल करते हुए चांद की तरफ देखते हुए कहा, देखो चांद, आई एम योर हस्बैंड। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकती हो। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं, वो दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, तभी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाऊंगा। इस तरह से रोने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता। अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। चांद की आंखों में आंसू की बूंदें चमक रही थी। एपिसोड 90। उसकी आंखों में आंसू देखकर व्योम को गुस्सा भी आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चांद को हो क्या रहा है। उसने प्यार से चांद से कहा, रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। अब मुझे बताओ क्या हुआ है। चांद ने धीरे से सिसकते हुए कहा, बताया तो हम अपवित्र हो गए हैं। चांद के मुंह से अपवित्र सुनकर व्योम ने अपने बाल खींचकर इरिटेट होते हुए कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, कोई अपवित्र नहीं होता है। अब साफ साफ बताओ कि प्रॉब्लम क्या है और हुआ क्या है। पिछले आधे घंटे से क्लोजेट रूम में क्या कर रही हो और क्या नहीं पता। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था, पर तुमने तो जैसे कसम खा रखी थी कि तुम आज क्लोजेट रूम में ही रहोगी। अगर मैं दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आता तो पता नहीं तुम क्या करती। चांद ने धीरे से कहा, वो हमारा मासिक धर्म शुरू हो गया है। चांद की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, व्हाट, मासिक धर्म, यह क्या होता है। व्योम की बात सुनकर चांद को समझ नहीं आ रहा था कि वो व्योम को कैसे बताए। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसके लिए ये काफी ज्यादा एम्बरासिंग था। उसे रोते हुए देखकर व्योम ने अपने बाल खींचते हुए कहा, ओह गॉड, मुझे बचा लो, मैं पागल हो जाऊंगा। दुनिया मुझसे डरती है और मैं इसके रोने से डरता हूँ। व्योम को इस तरह से इरिटेट हुए देखकर चांद ने अपने आप को सिमट कर नीचे बैठते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, सच में। चांद को इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम उसके पास आ गया। वो चांद को टच कर पाता, इससे पहले ही चांद ने जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और व्योम से दूर आ गई। उसे इस तरह से खुद से दूर भागते हुए देखकर अब व्योम का दिमाग खराब हो चुका था। उसने चांद को घूरते हुए कहा, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो, और अब अगर मुझसे दूर भागने के बारे में सोचा भी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुमसे नाराज हो जाऊंगा और फिर तुम मनाओगी तो भी नहीं मानूंगा। समझ में आया? इसलिए अब 1 इंच भी मत हिलना। व्योम की धमकी सुनकर मासूम चांद का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके हिसाब से वह अपवित्र हो चुकी थी और कोई उसे छुएगा तो वह भी अपवित्र हो जाएगा। चांद व्योम को अपवित्र नहीं होने देना चाहती थी। ऊपर से उसे व्योम की धमकी से भी डर लग रहा था। अगर व्योम सच में उससे नाराज हो गया और उसे छोड़कर चला गया तो उसका क्या होगा। वह अपनी कश्मकश में चुपचाप खड़ी होकर अपने नाखून चुनावाती हुई थी कि उसे करना क्या चाहिए। तब तक व्योम उसके पास आ गया था। चांद कुछ समझ पाती इससे पहले ही व्योम ने कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अचानक से व्योम को खुद को टच करता हुआ महसूस करके चांद की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने रोते हुए कहा, आपने हमें छुआ क्यों? हमने कहा था ना, आप हमें टच मत करना, हम अपवित्र हो चुके हैं। फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने हमें क्यों टच किया? चांद की बात सुनकर और उसे और जोर से रोते हुए देखकर व्योम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, तुम मेरे लिए कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे प्योर इंसान हो। समझ आया तुम्हें? व्योम की बात सुनकर चांद अपनी नीली नीली आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। चांद की आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। इस वक्त वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। व्योम ने प्यार से कहा, बताओ ना क्या हुआ है। चांद ने धीरे से कहा, मासिक धर्म। चांद को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वही व्योम चांद को कंफ्यूज होकर देख रहा था, क्योंकि उसे सच में मासिक धर्म क्या होता समझ नहीं आ रहा था। चांद ने धीरे से कहा, वो हर महीने एक लड़की को, एक औरत को होता है यह। और कहते हुए चांद चुप हो गई। वही उसकी आधी अधूरी बात सुनकर व्योम के दिमाग में अचानक से कुछ आया। उसने हैरानी के साथ कहा, पीरियड्स, क्या तुम्हें पीरियड्स हुए हैं? व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धीरे से उसकी तरफ देखा। उसने सिया के मुंह से 2-3 बार पीरियड्स सुना था, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। व्योम ने चांद की तरफ देखकर हैरानी से कहा, ओह माय गॉड, तुम इसे अपवित्र कह रही थी? सीरियसली, तुमसे किसने कह दिया कि यह अपवित्र होता है? चांद ने व्योम को खुद से दूर करते हुए कहा, यह सच में अपवित्र होता है, इसलिए आपको हमें छूना नहीं चाहिए था। अब आप भी अपवित्र हो गए हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक नेचुरल थिंग है जो हर लड़की के साथ होती है। अगर यह ना हो तो एक लड़की कभी मां नहीं बन सकती। पता तो होगा ना तुम्हें? व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। व्योम ने प्यार से कहा, तो पहले बताना था ना, इस तरह से रोने की क्या जरूरत थी? अगली बार से ऐसा कुछ हो तो मुझे साफ साफ बता देना। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो, समझ गई ना? चांद ने इस बार भी चुपचाप अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। व्योम ने प्यार से कहा, दर्द हो रहा है। चांद ने बस सिर हिला दिया। व्योम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया।
चांद ने घबराते हुए कहा, छोड़ दीजिए हमें, क्या कर रहे हैं आप, अपवित्र। उसने इतना कहा ही था कि व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, एक और बार अगर तुम्हारे मुंह से अपवित्र निकला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और इस बार मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूँ चुपचाप करने दो और अपने मुंह पर उंगली रखो। व्योम की धमकी सुनकर डरी हुई चांद ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। व्योम ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट, काफी ज्यादा इनोसेंट और सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, पर कोई बात नहीं, जैसी भी हो अब तुम्हें संभालना तो मुझे ही है। तुम्हारा यह माफिया किंग तुम्हें संभालने के लिए तैयार है, मेरी इनोसेंट क्वीन। कहते हुए व्योम चांद को लेकर बाथरूम में आ गया। उसने चांद को नीचे उतारकर प्यार से कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जरूरी चीज मंगवाता हूँ। कहते हुए वह रूम में आ गया। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट राजेश का नंबर डायल किया। इस वक्त सुबह के 11 बजे थे। राजेश ने कॉल उठाते हुए कहा, जी सर। व्योम ने बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, एक लड़की को पीरियड्स में इस्तेमाल करने के लिए जो जो चाहिए होता है सारी चीजें लेकर 15 मिनट के अंदर अग्निहोत्री मेंशन पहुंचो। और याद रखना, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दी। उसने जल्दी से नीचे जाकर घर के सर्वेंट को पीरियड्स में खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं बनवाने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही पीरियड्स में पीने वाली ड्रिंक भी बनवाने का ऑर्डर दे दिया। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर थोड़ी बहुत बातें पता थी और वह चांद के लिए वह सब कुछ करना चाहता था जो इस टाइम में एक लड़की के लिए करना जरूरी होता है। कुछ देर बाद चांद फ्रेश हो चुकी थी और बाथरूम में बैठी हुई थी। उसने व्योम के बड़े से बाथरों को पहना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे अपने पेट में दर्द भी महसूस हो रहा था और उसके पास इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए कपड़ा भी नहीं था। चांद ने धीरे से बाथरूम के दरवाजे के पास आकर व्योम को देखने की कोशिश की। उसका ध्यान बेड पर बैठे हुए व्योम पर गया। उसने धीरे से कहा, सुनिए ना। 2 बार आवाज देने के बाद जब व्योम ने उसे जवाब नहीं दिया तो चांद ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, हब्बी सुनिए ना। चांद के मुंह से हब्बी और सुनिए ना सुनकर व्योम, जो कि कुछ सोच रहा था, अचानक से उसके ध्यान में आया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो चांद बाथरूम से अपना सिर बाहर निकालकर उसे देख रही थी। उसकी बॉडी का दूसरा कोई हिस्सा व्योम नहीं देख पा रहा था। व्योम जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने चांद के पास आकर धीरे से कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? क्या मैं डॉक्टर को घर पर बुलाऊं? व्योम की बात सुनकर चांद ने कहा, नहीं। ये कहते हुए चांद चुप हो गई। उसे चुप होते हुए देखकर व्योम ने धीरे से कहा, क्या हुआ? चांद ने कहा, वो हमें। कहते हुए इस बार भी वो चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह आगे कुछ कहती, इससे पहले ही व्योम के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक फीमेल सर्वेंट खड़ी थी जिसके हाथ में पीरियड्स में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें मौजूद थी। व्योम ने उसके हाथ से पेपर बैग ली और उसे जाने का इशारा करके अंदर आ गया। उसने पेपर बैग में से कुछ चीजें निकालकर उसे देखते हुए कहा, शायद यही है। कहते हुए उसने पैड के पैकेट निकाले और चांद के पास आकर खड़ा हो गया। चांद अभी भी चुपचाप खड़ी होकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। व्योम ने पैड के पैकेट उसके सामने करते हुए कहा, ये को इस्तेमाल कर लेना। अगर तुम्हें ये ब्रांड नहीं पसंद तो मुझे बता दो, मैं दूसरी ब्रांड की पैड मंगवा देता हूँ। व्योम की बात सुनकर चांद ने कंफ्यूज होकर उसके हाथ में पड़ी हुई पैड को देखने लगी। उसने धीरे से कहा, यह क्या है? चांद की बात सुनकर व्योम ने हैरानी से कहा, व्हाट? तुम्हें यह नहीं पता कि यह क्या है? चांद ने धीरे से अपना सिरना में हिला दिया, जिसे देख करके व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। पीरियड्स में इस्तेमाल करने वाली बेसिक सैनिटरी नैपकिन के बारे में चांद को कुछ नहीं पता था। उसने धीरे से कहा, ये सैनिटरी पैड्स है, क्या तुम्हें इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता? ये पीरियड्स में जो कि तुम्हें इस वक्त आया है फीमेल इस्तेमाल करती है। चांद ने धीरे से कहा, पर हम तो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। चांद की बात सुनकर व्योम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, आर यू सीरियस? तुम आज के जमाने में कपड़ा इस्तेमाल करती हो? क्या तुम्हारे गांव में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिलती थी? चांद ने धीरे से अपना सिरना में हिला दिया। व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, रुको तो, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए व्योम जल्दी से बाहर आ गया। उसने इस सर्वेंट को ढूंढने की कोशिश की। उसे कुछ दूरी पर वो कॉरिडोर से सीडीओ की तरफ जाती हुई नजर आए। व्योम ने तेज आवाज में कहा, इधर आओ। व्योम की आवाज सुनकर वो सर्वेंट घबराते हुए अपनी जगह पर रुक गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वह व्योम उसे वापस बुला रहा था। उसने डरते हुए कहा, क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? कहते हुए चुपचाप व्योम के सामने आकर खड़ी हो गई। व्योम ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, इधर आओ और मेरी वाइफ को बताओ कि यह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कहते हुए व्योम ने उसके हाथ में सैनिटरी नैपकिन दे दी और खुद रूम से बाहर चला गया। फीमेल सर्वेंट हैरानी से जाते हुए व्योम की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके कानों में व्योम की बात सुनाई दी, इसे लेकर मेरी वाइफ को बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। घर के सभी सर्वेंट्स को पता था कि चांद गांव से बिलोंग करती है।
फीमेल सर्वेंट ने देखा तो चांद अपना चेहरा दरवाजे से निकालकर उसी की तरफ देख रही थी। उसने चांद के पास आकर धीरे से कहा, मैडम, आपको नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? चांद ने ना में अपना सिर हिला दिया। फीमेल सर्वेंट ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे बताना शुरू कर दिया कि यह कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही देर में चांद को पता चल गया कि कपड़े की जगह पर शहर की लड़कियां इसे इस्तेमाल करती हैं। चांद को अब अच्छे से समझ आ गया था कि उसे पैड्स को कैसे यूज करना है। उसने फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दीदी, आपने हमारी मदद की। फीमेल सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो व्योम सर ने आपकी मदद करने के लिए कहा था। आप बहुत लकी है कि व्योम जैसा पति आपको मिला। कहते हुए फीमेल सर्वेंट मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।